हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। उम्मीद करता हूँ स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, स्टडी कंटिन्यू कर रहे होंगे। पावर ग्रिड का एग्ज़ाम आपका नज़दीक आ रहा होगा दोस्तों। तो क्लास नंबर 8 है ये अपनी आज की पावर ग्रिड के टॉप एमसीक्यू सीरीज़ अपनी चला रखी थी। एग्ज़ाम के अंदर ऐसे ही प्रश्न पूछे जाने वाले हैं दोस्तों। आज हम बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट वीडियो है ये, एसी थ्योरी की, और इंडक्टर के कुछ इसमें इंक्लूड किए हैं, और अपना डीसी मोटर, डीसी जनरेटर और बेसिक इलेक्ट्रिसिटी, ये पार्ट है जो हो चुके हैं दोस्तों। मैग्नेट वाला पार्ट हो चुका है। अगर आपने इनके टॉप एमसीक्यू पढ़ने हैं तो आप इसकी चैनल पर जाइए, और प्ले लिस्ट बनी हुई है, 7 वीडियो उसमें ऑलरेडी बना देगी है दोस्तों इससे रिलेटेड। ठीक है, इस बार पहली बार विजिट करें तो उस प्लेलिस्ट को खोलिए, बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट रहती है, क्योंकि ऐसे ही एग्ज़ाम के अंदर क्वेश्चन पूछे जाएंगे दोस्तों। पावर ग्रिड का एग्ज़ाम देने वाले तो बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट ये वीडियो आपके लिए रहने वाली है। तो दोस्तों, चैनल पर आए हुए हैं पहली बार तो विजिट करके और सब्सक्राइब ज़रूर कर लें यार, और वीडियो को शेयर और लाइक कर दें, क्योंकि इसी से हमारा मोटिवेशन बढ़ता रहता है। तो चलिए दोस्तों, फाइनली अपनी टाइम ना वेस्ट करते हैं, अपना आज का जो पहला क्वेश्चन है, जो भी कैंडिडेट जुड़े हुए हैं हमारे साथ, आपका कल एक कमेंट आया था आप लोगों का कि आप क्या कीजिए, न्यूमेरिकल भी करवाइए दोस्तों। तो मैं आपको आज न्यूमेरिकल भी करवाना चाहता हूँ इसके साथ साथ। तो आपकी जैसी डिमांड रहेगी वैसे मैं आपको क्वेश्चन प्रोवाइड करवाऊँगा दोस्तों। ठीक है, तो फाइनली अपने बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ। दिए गए विकल्प में असत्य कथन की पहचान कीजिए। ऑप्शन में क्या है, एक असत्य कथन की पहचान करनी है। अब आपको चारों ऑप्शन को अच्छी तरह समझना होगा, पढ़ना होगा और सोचना होगा दोस्तों, क्योंकि 1/4 नेगेटिव मार्किंग है एग्ज़ाम के अंदर। शायद 1/4 है ना, अभी मेरे को क्लियरली याद नहीं है दोस्तों। बारंबारता नेगेटिव मार्किंग है, शोरूम है। बारंबारता ध्रुव के जोड़े के समानुपाती होती है। बारंबारता क्या होती है दोस्तों? बारंबारता होती है फ्रिक्वेंसी का अन्य नाम होता है। फ्रिक्वेंसी समझ गए ना, फ्रिक्वेंसी का अन्य नाम बारंबारता होता है। हिंदी में, इंग्लिश में बोलते हैं अपने फ्रिक्वेंसी, हिंदी में क्या बारंबारता होता है। या एक उसका एक अन्य नाम होता है पुनरावृत्ति, बार बार रिपीट होना चाहिए। ठीक है, वो क्या होता है, फ्रिक्वेंसी होती है। पुनरावृत्ति भी इस फ्रिक्वेंसी का अन्य नाम। बारंबारता ध्रुव जोड़े के समानुपाती होती है। बिल्कुल सही बात है, पोल के जोड़े के समानुपाती होती है। बारंबारता यांत्रिक चक्र के समानुपाती होती है। फ्रिक्वेंसी मैकेनिकल साइकिल के समानुपाती होती है, ये भी सही कंडीशन है। फ्रिक्वेंसी समय के व्युत्क्रमानुपाती होती है, ये भी सही बात है। बारंबारता फिल रही अपने लिए ऑप्शन नंबर डी, वर्ग के समय के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती नहीं होती है दोस्तों। देखो, इस क्वेश्चन को करने के लिए आपको सबसे ज़्यादा ज़रूरत पड़ेगी फॉर्मूले की। देखो, एक फॉर्मूला अपने पास होता है, क्या होता है, F बराबर 1/T। तो क्या होता है, फ्रिक्वेंसी होती है, टाइम के व्युत्क्रमानुपाती होती है दोस्तों। समझ गए, क्या होती है, व्युत्क्रमानुपाती होती है, वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती नहीं होती है, इसीलिए ऑप्शन नंबर डी की तरफ जाएंगे, वो गलत कथन है। कई बार फ्रिक्वेंसी से एग्जाम के अंदर क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, क्योंकि मेन ही अपना जो सारा कुछ डिपेंड है वो फ्रिक्वेंसी पे है दोस्तों। कोई भी इक्विपमेंट कार्य करता है, पंखा, फैन, मोटर, कोई भी ले लो, वो फ्रिक्वेंसी पे है। अगर फ्रिक्वेंसी नहीं होगी तो इक्विपमेंट कार्य नहीं करेगा दोस्तों। ठीक है, तो दूसरा जो फॉर्मूला अपनी फ्रिक्वेंसी के लिए लेते हैं अल्टरनेटर के अंदर, आपको पता है, याद दिलवा देता हूँ मैं, Pn/120 आया याद। पोल के जोड़ों के समानुपाती यहाँ से निकाला, और यांत्रिक चक्कर यहाँ से निकाला, टाइम वहाँ से निकाल दिया, दोनों के समानुपाती है। ठीक है, समझ में आ गई। अब इससे एक स्टेप एग्जामिनर और चला जाता है दोस्तों। एग्जामिनर क्या करता है, इसको हमेशा कौन सी फ्रिक्वेंसी है, जब गति आरपीएम में दी गई हो, एन क्या होती है, स्पीड, आरपीएम के लिए दोस्तों। और अपनी बात कर लेते हैं, अगर आरपीएस के अंदर अपने को दिया हो स्पीड है, जो कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे, ये वाला, ये है आरपीएम, ये है रोटेशन पर मिनट, रोटेशन प्रति सेकंड, ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे फ्रिक्वेंसी ज्ञात करनी हो। बहुत डीपली, ये तो बहुत डीपली है इसके अंदर। और फ्रिक्वेंसी अपने भारत के अंदर कितनी है, सबको मालूम है, 50%। कई बार एग्जाम के अंदर इसका विचलन पूछ लिया जाता है, ±3%। विचलन से क्या है कि ±3% है, तो इसका निकालेंगे अपने कि मैक्सिमम क्वेश्चन आता है एग्जाम के अंदर
कि मैक्सिमम फ्रिक्वेंसी कितनी हो सकती है, तो 51 पॉइंट, भारत के अंदर 51.5 हर्ट्ज ये मैक्सिमम फ्रिक्वेंसी है। वहीं मैं बात करूं मिनिमम फ्रिक्वेंसी की तो 48.5, इससे कम नहीं हो सकती कभी। और आपको पता है कोई भी इक्विपमेंट है वो हमेशा 50 हर्ट्ज फ्रिक्वेंसी से, हर्ट्ज से याद आया मेरे को मात्रक, फ्रिक्वेंसी का मात्रक हर्ट्ज होता है। दूसरा क्या होता है, चक्कर प्रति सेकंड, ठीक है, चक्कर प्रति सेकंड इसका मात्रक होता है, ठीक है। और एक होता है, लिख लो, BPS, ये एस का SI मात्रक है, हर्ट्ज। SI पूछे तो हर्ट्ज की तरफ जाओगे। BPS का एक ये मात्रक होता है हर्ट्ज का, लिख लेना दोस्तों, अच्छा है। इसका जो फुल फॉर्म होती है, नेम होता है बिट्स प्रति सेकंड। आई होप आपको सब चीज़ें इसके अंदर क्लियरली मैंने बता दी है। मैं आपको एक ट्रिक बताता हूँ एग्ज़ाम के अंदर, क्या कि जब भी ऐसा क्वेश्चन आए, कैसा क्वेश्चन आए कि अपने को पूछा जाए कि कौन किसके समानुपाती है, कौन किसके वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती है, कोई मतलब फॉर्मूला है, तो आप किसकी तरफ जाओगे हमेशा, कोई भी आए मतलब, तो हमेशा आप फॉर्मूले की तरफ जाओगे। कोई किसी का पूछे, मान लो मैं पूछूं आपसे कि एक डीसी मोटर के अंदर, ठीक है, और फ्लक्स और गति का संबंध कैसे होता है, तो आपको सभी को पता है बैक ईएमएफ के समानुपाती और फील्ड फ्लक्स के व्युत्क्रमानुपाती होती है। समानुपाती और व्युत्क्रमानुपाती का क्वेश्चन जब भी आए, आप फॉर्मूले की तरफ आपका ध्यान जाना चाहिए, ठीक है, बिल्कुल राइट क्वेश्चन होगा, सिंपल सा। और रेजिस्टेंस वैसे ही देख लो दोस्तों, फॉर्मूला आपको पता होता है, R समानुपाती 1/A, यहीं से तो निकलता है दोस्तों, व्युत्क्रमानुपाती समानुपाती, फॉर्मूले याद रखो, सीधा आपको आंसर कभी गलत नहीं होगा। परिपथ में प्रत्यावर्ती राशि का अधिकतम मान √2 है। एक परिपथ है, उसमें प्रत्यावर्ती राशि है, दिया नहीं है, वोल्टेज है या धारा है। प्रत्यावर्ती हमको नहीं मालूम है, मैं मान लेता हूँ प्रत्यावर्ती राशि है वो धारा है। धारा का अधिकतम मान कितना है, √2 वोल्टेज। अब आप कहोगे धारा क्यों माना दोस्तों, मान लो वोल्टेज है, मान लेते हैं कि वोल्टेज है, इसके संबंधित मान की गणना करें। बहुत सारे कैंडिडेट को यहाँ प्रॉब्लम होगी, नया नाम आ गया संबंधित मान, अपने को मैक्सिमम वैल्यू दे रखी है, संबंधित मान पता नहीं क्या है दोस्तों। तो प्रभावी मान को क्या कहते हैं, इफेक्टिव वैल्यू को ही संबंधित जो मान है वो कहते हैं। प्रभावी मान, इफेक्टिव जो वैल्यू होती है वो क्या होती है, RMS वैल्यू, रूट मीन स्क्वायर वैल्यू, वर्ग माध्य मूल मान, समझ गए। अब यहाँ से क्वेश्चन अब कईयों को हल आ गया होगा समझ में। देखो RMS बराबर क्या होता है, 0.070 ये होता ना, इंटू I मैक्सिमम या V मैक्सिमम। तो इस फॉर्मूले से अपने कैलकुलेशन करेंगे एग्ज़ाम के अंदर। टाइम बहुत कम है एग्ज़ाम के अंदर, ये बात सोच लेना। √2 का मान है, √2 का मान कितना होता है, √2 का मान 1.414। कैलकुलेशन करोगे बहुत टाइम खपत होगा, टाइम क्या है बहुत ज़्यादा वेस्ट होगा। आपको क्या करना है दोस्तों, इसके लिए एक सूत्र और होता है, याद रख लेना है, RMS वैल्यू बराबर मैक्सिमम वैल्यू अपॉन √2 के अंदर 2। तो अपने को दे रखा है मैक्सिमम वैल्यू कितनी, √2 से √2 कट जाएगा, अपने क्या आएगा, इकाई आंसर आ जाएगा। A नंबर ऑप्शन की तरफ जाएंगे, बिल्कुल सही राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। और मैक्सिमम वैल्यू को चरम मान भी कई बार एग्जाम के अंदर पूछ लिया जाता है। एक इसका बात याद रख लेना कि जो संबंधित जो RMS मान होता है, इसका नेगेटिव मान, जो ऋणात्मक मान कभी नहीं होगा, ठीक है। जैसे कि -1, -0.4, ठीक है, -15, ऐसे कभी नहीं होगा, ये हमेशा याद रख लेना। क्यों नहीं होगा, इसका एक कारण होता है, क्योंकि इसको जब ज्ञात करते हैं ना, तब हम तात्कालिक मानों का वर्ग किया जाता है, ठीक है, तात्कालिक मानों का वर्ग करते हैं। तात्कालिक मान कौन से होते हैं, किसी भी क्षण में लिया गया मान, उसको तात्कालिक मान कहते हैं, वैल्यू कहते हैं। तो सॉरी दोस्तों, थोड़ा सा बैकग्राउंड शोर आपको थोड़ा सा सुन रहा होगा, तो इसकी तरफ आप गौर मत कीजिएगा, डीजे जो चल रहे हैं, क्योंकि अभी देखो लगभग रात के 10:30 बजे मैं वीडियो ये रिकॉर्ड कर रहा हूँ। सुबह आपको 8:30 बजे या 9 बजे ये प्रोवाइड करवा देता हूँ मैं, ठीक है। 10:30 बजे मैं टाइम हो चुका है, मैं इस टाइम में रिकॉर्ड कर रहा हूँ, लोग अभी भी नहीं सो रहे हैं। आज आपको पता है कि 12 जनवरी है और राम मंदिर का जो उद्घाटन है वो हुआ है, राम आए हैं, तो इसीलिए यहाँ
कॉलोनी में पटाखे वगैरह और लोग डीजे भी बजा रहे हैं, तो उसकी तरफ आपका बिल्कुल ध्यान नहीं होना चाहिए, मेरी बातों पे सिर्फ आपको ध्यान होना चाहिए। तो क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है आज का कि माध्यमान की तुलना खालिस्तान के आधार पर की जा सकती है। माध्यमान किसे कहते हैं? औसत मान को, एवरेज वैल्यू को माध्यमान कहते हैं। आगे बात समझ में, माध्यमान औसत मान को कहते हैं दोस्तों। औसत मान को ज्ञात करने के लिए आप अपने पास एक फॉर्मूला होता है। कौन सा फॉर्मूला होता है? 0.637 इंटू के अंदर पीक वैल्यू, मैक्सिमम वैल्यू। औसत मान कहते हैं किसे हैं? आरएमएस मान और फॉर्म फैक्टर के अनुपात को माध्यमान कहा जाता है दोस्तों। आवेश स्थानांतरण, उत्पन्न ऊष्मा, चुंबकीय ऊर्जा, विद्युत ऊर्जा। नया क्वेश्चन है, कुछ ना कुछ नया सीखकर जरूर जाओगे दोस्तों। वीडियो में बने हुए रहिएगा। मैं आपसे हर बार बोलता हूँ कि हर बार मैं नए टॉपिक से नए क्वेश्चन लाने की कोशिश आपके लिए करता हूँ। ए नंबर ऑप्शन आएगा, मध्यमान की तुलना हमेशा आवेश स्थानांतरण से की जाती है। बात दोनों की याद रख लेना। जैसे आप KCL KVL याद रखते हो, किरचॉफ करंट लॉ आवेश संरक्षण, किरचॉफ वोल्टेज लॉ ऊर्जा संरक्षण के सिद्धांत पर आधारित होते हैं। उत्पन्न ऊष्मा RMS मान से निर्धारित की जाती है, तुलना की जाती है, कंपेयर। और स्थानांतरण, आवेश स्थानांतरण, माध्यमान, औसत मान, एवरेज वैल्यू, ठीक है। और RMS मान होता है ना एक सूचक मापी यंत्र। कोई भी मापी यंत्र है, सूचक मापी यंत्र हमेशा RMS मान को ही दर्शाते हैं। ये बात हमेशा याद रखना दोस्तों। आई होप इतनी बातें समझ में आ गई होगी। 2 क्वेश्चन इसमें देखने को मिले हैं। देखो आज का ये 4 नंबर सवाल, त्रिभुजाकार तरंग के लिए चरम गुणांक का मान होता है। जल्दी से फटाफट करो, चरम गुणांक क्या होता है? जल्दी से जिसको भी आंसर आ रहा है। चरम गुणांक को दोस्तों बोलो पीक फैक्टर या क्रेस्ट फैक्टर या एम्पलीट्यूड। चरम गुणांक, पीक फैक्टर, क्रेस्ट फैक्टर, एम्पलीट्यूड, 4 नाम होते हैं पीक फैक्टर के। 3 नंबर होते हैं, एक पीक फैक्टर खुद हो गया, ठीक है। और साइन वेव के लिए मैं मानो यूँ बना देता हूँ, चलो कोई नहीं। साइन वेव के लिए जो पीक फैक्टर का मान होता है √2 की वैल्यू अभी बता के आया हूँ 1.414, ठीक है। √2 की वैल्यू कितनी हुई? 1.4134, 414। अब देखो √3 की वैल्यू आपको पता है क्या होती है? 1.732, ठीक है। √3 की वैल्यू क्या होती है? 1.32। ये साइन वेव की होगी, 2 हो गया। तो 2 हाफ वेव के लिए, हाफ वेव रेक्टिफायर होता है ना, हाफ वेव रेक्टिफायर, उसके लिए पीक फैक्टर का मान होता है। और हाफ वेव रेक्टिफायर के लिए RMS मान 0.5 होता है। ऑप्शन नंबर 2B की तरफ जाएंगे। राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर 2। तो बढ़ते हैं, आज का अगला जो सवाल है वो क्या कह रहा है। आई होप शोर है जो थोड़ा सा आपको बंद हो चुका है अभी। चलो अच्छी बात है। अपने तो दोस्तों क्या करनी है, स्टडी करनी है। वैसे भी वॉइस देखो नाइट को कम ही होता है, शोर होता है, क्यों? घर वाले शोर होते हैं दोस्तों। और देखो, निम्न में से किस परिपथ में 2 प्रत्यावर्ती राशियों का संबंध इन फेज से मिलता है? नया क्वेश्चन है, बिल्कुल अच्छा क्वेश्चन है। आपको इसमें कैसे सभी बातों का ध्यान रखना पड़ेगा, तभी आप इस क्वेश्चन को राइट कर पाओगे। सभी बातें कैसे? आपको पहले पता होना चाहिए कि इन फेज राशियाँ कौन सी है, फिर इसमें संबंध पता होना चाहिए कि कौन सा संबंध किससे रिलेटेड है। इन फेज राशियाँ कौन सी होती है? कोई भी राशियाँ हो दोस्तों, 2 राशियाँ जब अपना जो ये देखो ये सिंबल बनता है इन फेज राशियों का, बना दिया सिंबल। अब देखो ये मैक्सिमम वैल्यू है इसकी, ये 0 पॉइंट है, ये भी मैक्सिमम वैल्यू है। मतलब स्टार्टिंग से अंतिम तक जो मान अपने करते हैं इसमें लेते हैं, उसमें अधिकतम मान है जो वोल्टेज का भी बराबर हो और धारा करंट का, दोनों राशियों का अधिकतम मैक्सिमम वैल्यू पे एक नियत समय पर पहुंचे, और 0 पे भी नियत समय पर, और मैक्सिमम वैल्यू नेगेटिव वाले मैक्सिमम वैल्यू पर, और फिर 0 पे, ठीक है। ये होता है क्या? इन फेज। दोनों राशियाँ साथ साथ चलती हो। इसका वेक्टर योग यूँ बनता है, ये बनता है I और V के, ठीक है। यहाँ मान लो तो मतलब एक ही लाइन पे दोनों रेखा है। यहाँ अपने यूँ भी बना सकते हैं,
ये मान लो वोल्टेज की है और ये धारा की बना सकते हैं। ये वेक्टर डायग्राम कई बार एग्जाम के अंदर पूछा जा सकता है दोस्तों, वेक्टर डायग्राम आपको याद होना चाहिए। अब देखो इन फेज राशियाँ, कौन सी इन फेज राशियों से संबंध मिलता है। इससे शुद्ध प्रतिरोधी जो परिपथ होता है उसमें जो करंट है वोल्टेज के लिए थीटा मतलब डिग्री कितने एंगल होता है, 0 डिग्री करंट व वोल्टेज, ठीक है, सभी को मालूम है। पावर फैक्टर के एक बार पूछा गया था डीसी के अंदर, पावर फैक्टर इकाई होता है के वी ए आर प्रतिघाती शक्ति शून्य होती है, प्रतिघाती शक्ति शून्य होती है, इसीलिए इसमें के डब्लू बराबर के वी है, मतलब वास्तविक शक्ति और आभासी शक्ति हमेशा दोनों बराबर होती है। ये चारों जो 4-5 कंडीशन मैंने लगाई है वे सेम में होती है दोस्तों, एक ही में संबंध मतलब इन फेज से मिलता, मतलब सभी समान है। इसी में भी वो होगा, इसमें भी पावर फैक्टर इकाई, पावर फैक्टर इकाई, पावर फैक्टर इकाई, मतलब उपयुक्त सभी आंसर कर देंगे अपने। आई होप आपको समझ में आ गया होगा क्वेश्चन। ये देखो आपकी डिमांड थी कि क्या लाएं दोस्तों, कि न्यूमेरिकल भी करवाएं साथ में। अच्छी बात है दोस्तों, आपने बताया। कभी कभार ऐसा होता है ना, टाइपिंग के भी कार्य हो जाता है, याद नहीं रहता या कुछ और। V1 मान, अब देखो मैं करवाऊँगा न्यूमेरिकल, बाकी आप लोगों का इतना इंटरेस्ट ज़्यादा है नहीं, क्योंकि आप शेयर तो करते नहीं अपने दोस्तों को। व्यूज़ की संख्या में देख सकते हो दोस्तों, 12 घंटे बाद कितने व्यूज़ आते हैं वीडियो पे। देखो V1 एक समीकरण दे रखी है जिसमें अपने को मान बताया है कि 100 साइन ब्रैकेट ओमेगा टी माइनस पाई अपॉन 3, और V2 जो समीकरण है उसका मान है 100 साइन ओमेगा टी पाई अपॉन सी। उपरोक्त समीकरण में V1 व V2 के बीच फेज अंतर कितना है दोस्तों। ऑप्शन मैं आपको बता देता हूँ, देखो ये है ऑप्शन, करो जल्दी से जिसको ये आंसर आ रहा है। देखो मैं करवाता हूँ, कोई बात। ऐसा क्वेश्चन आए जब हमेशा आप इस चीज़ को हल करोगे, ठीक है। पाई का मान कितना होता है, 22/7 नहीं लेंगे दोस्तों, यहाँ पे अपने डिग्री वाला लेंगे, 180 डिग्री। पाई बराबर क्या होता है, 180 डिग्री, यहाँ पे अपने रखेंगे पाई अपॉन 3 है, अपने रखेंगे 180 डिग्री अपॉन के अंदर 3, तो अपने पास मान आता है 6×3=18, 180, तो 60 डिग्री अपने आ गया। यहाँ पे कितना आ गया, 60 डिग्री आ गया, समझ गए। इसी तरीके से इसको हल करेंगे, 180 डिग्री अपॉन 3, सॉरी 6×3=18, 6×3=18 मतलब 30 आ गया। यहाँ पे 30 आ गया, यहाँ पे अपने पास 6 आ गया, दोनों चिन्ह माइनस के हैं, समझ गए, दोनों चिन्ह माइनस के हैं। अब इसमें अपने ग्राफ से समझ में आएगा, तो हमेशा दोनों चिन्ह माइनस माइनस के हो या प्लस प्लस के हो, ऐसी समीकरण आए माइनस माइनस के चिन्ह हो या प्लस प्लस के हो, तो हमेशा इनका क्या करना अपनी, जो यहाँ पे 60 आया था यहाँ पे 30 आया था, इन दोनों को माइनस करना है दोस्तों, ठीक है, माइनस करना है। और ऐसा क्वेश्चन आए, अगर ऐसी समीकरण आए अपने पास, ये पूछ ले कि एक माइनस का है और एक प्लस का है, यहाँ पे देखो, तो फिर अपने को क्या करना है, उसका उल्टा करना। अब माइनस करना था फिर प्लस कर देंगे, मतलब कितना आया था एंगल इसका 60 डिग्री, इसका 30 आया था, मतलब 90 डिग्री कर देंगे उस टाइम। तो फेज जो वोल्टेज है और वोल्टेज 1 समीकरण, वोल्टेज 2 की जो समीकरण में फेज अंतर कितना है, अभी के लिए 30 डिग्री है, क्योंकि चिन्ह से पहचान की जाती है। वैसे अपने डायग्राम इसकी मैं बनाऊँ तो कैसा बनता है समझो दोस्तों, देखो ये है टाइम, मार्कर चेंज कर लेता हूँ और इसको थोड़ा सा छोटा भी करता हूँ। V2 अभी जो समीकरण मैं लिखा के आया था V2 की, तो कितना निकला था उसमें, V2 के अंदर मान अपने 30 डिग्री निकला था। ये है V2 के लिए और ये है V1 के लिए, सॉरी सब कुछ डिलीट हो गया, चलो अपने दोबारा लिख लेते हैं एक बार। ये है V2 के लिए और 60 है, ये है V1 के लिए। अपने पास ऐसी एक डायग्राम होता है वेक्टर, तो इसके अंदर अपने क्या करते हैं, देखो अंतर कितना है दोस्तों, U बनता है इसका ग्राफ V, ये है V2
और ये है, इसके अंदर ऐसा भी पूछा सकता है कौन कौन सी राशि किसे लीड कर रही है। ये कभी अपने को अपने बताएंगे, मैं आपको कभी थ्योरी क्लास लगाऊंगा ना, तब आपको समझ में आ जाएगा। ये देखो यहाँ से कितना डिफरेंस है इस वाली लाइन से, जो बेस लाइन है ये है V1 वोल्टेज 1, कितना है, ये है 60 डिग्री दोस्तों। वहीं मैं बात करूँ कौन सी लाइन की, अब मैं येलो कलर में बात कर रहा हूँ, देखो V2 कितना है, ये देखो इस वाली यहाँ से ये है 30 डिग्री, 30 डिग्री, ये है 30 डिग्री, और ये ब्लैक कलर में है ये है 60 डिग्री। मतलब साफ साफ मेरे को नज़र आ रहा है, एक सिंपल सी लाइन इसमें बनेगी कि V2 है, जो V2 है वो V1 से, V2 है वो V1 से लीड कर रही है दोस्तों। ठीक है, क्या करती है, लीड करती है। आ गया ना मेरे ख्याल समझ, आ गया होगा तो दोस्तों बता देना, ताकि मैं श्योर भी हो सकूं। वह युक्ति जो धारा में होने वाले परिवर्तनों का विरोध करती हो। अब प्रतिरोध, इंडक्टर, कैपेसिटर, फ्लक्स अपने क्या करते हैं, वह एग्जाम के अंदर बहुत जल्दबाजी करते हैं। क्या करते हैं, वह युक्ति जो धारा में प्रवाह, धारा के प्रवाह में होने वाली बाधा उत्पन्न करते हैं, प्रवाह के लिए बाधा उत्पन्न करते हैं, अपने सीधे चले जाते हैं ए नंबर ऑप्शन की तरफ, प्रतिरोध। तो वो क्या करती है, प्रतिरोध क्या करता है, धारा, करंट, विद्युत धारा फ्लो होती है उसके प्रवाह में विरोध करता है प्रतिरोध। और ये कह रहा है क्वेश्चन, परिवर्तनों में होने वाले विरोध को, धारा में होने वाले परिवर्तनों के विरोध को क्या कहा जाता है, इंडक्टर कहते हैं दोस्तों। लिख लेना कॉपी में नोट लिखा के कि धारा में होने वाले परिवर्तनों का विरोध करता है। अब इसको परिवर्तन कैसे दोस्तों मैं आपको समझा दूं, ये है अपनी टाइम की जो लाइन है, ये जो परिवर्तन हो रहा है ना, ऐसे चलती है ना एक अल्टरनेटिंग करंट, तो इसके जो परिवर्तन हो रहे हैं उसका जो विरोध करता है वो इंडक्टर कहलाता है। कैपेसिटर वोल्टेज में होने वाले परिवर्तनों का विरोध करता है दोस्तों। वोल्टेज में होने वाले परिवर्तनों का विरोध कौन करता है, कैपेसिटर करता है। आई होप इतना समझ में आ गया होगा। फ्लक्स वगैरह तो ये कुछ है ही नहीं, ऑप्शन नंबर उसका क्या कर देंगे, इंडक्टर सही कर देंगे। बी नंबर ऑप्शन की तरफ जाएंगे फिर अपने। देखो एक प्रेरक, वीडियो लंबी बनेगी श्योर है, मेरे को पता है, पूरी देखनी कंप्लीट, क्योंकि आपकी डिमांड थी कि सर हमें क्या करवाओ, न्यूमेरिकल प्रोवाइड करवाओ। न्यूमेरिकल में बहुत ज़्यादा टाइम लगता है, इसीलिए मैंने आज के इस 20 क्वेश्चन लाता हूँ, उसमें से लगभग 5 MCQ ऐसे न्यूमेरिकल के लिए लाए हैं। ठीक है, देखो हाँ सही बात है, आपके न्यूमेरिकल एग्जाम के अंदर पूछे भी जाते हैं। एक प्रेरक का प्रेरकत्व निम्न में से किस बात पर निर्भर करता है। अपने क्या करते हैं, ये वाला शब्द भूल जाते हैं कभी एग्जाम के अंदर, फिर अफसोस मनाते हैं यार ये देखो मैंने उसको सही तरीके से पढ़ा नहीं। एग्जाम में कभी यार ऐसी लंबी लाइनें देता है, अपने क्या करते हैं, है या नहीं है ये अपने भूल जाते हैं। तो ऐसा नहीं करना है, डीपली पढ़ना है। निर्भर नहीं करता है, एक इंडक्टर का इंडक्टेंस, टर्न की संख्या, कोर के क्षेत्रफल, टर्न के बीच की दूरी, तीनों बातों पे निर्भर करता है। एक प्रेरक का प्रेरकत्व, टर्न के बीच की दूरी आपको याद होगा तो प्रीवियस ईयर जो प्रीवियस 7 नंबर जो वीडियो हुई है ना, 7.6 हुई है इसी जनरेटर मोटर की, उसमें एक क्वेश्चन आया हुआ था इसको इससे संबंधित लेकर, हाँ मैग्नेट वाला टॉपिक, सॉरी, कि एक चुंबक की जो चुंबकशीलता पर क्या प्रभाव पड़ेगा जब उसके टर्न है, जो टर्नों की संख्या में जो एयर गैप है वो बढ़ा दें या दूरी बढ़ा दें पहले की अपेक्षा, तो चुंबकशीलता कम हो जाती है दोस्तों। ठीक है, कम हो जाती है। कम किस लिए होती है, क्योंकि ये व्युत्क्रमानुपाती होती है। ठीक है, ये व्युत्क्रमानुपाती होती है प्रेरकत्व के, इसीलिए यहाँ फिर दूसरा इफेक्ट पड़ता है, टर्न की संख्या के समानुपाती, कोर के क्षेत्रफल के समानुपाती, और टर्न के बीच की दूरी के व्युत्क्रमानुपाती। एक और इसका मेन जो निर्भर किस चीज़ पे करती है, कोई नहीं ऑप्शन आएंगे क्योंकि सभी ऑप्शन है, इनमें से कोई नहीं, ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। इनमें सभी पे निर्भर करती है दोस्तों। एक चौथा जो है लिख लो कॉपी के अंदर, जो कोर पदार्थ की चुंबकशीलता उस पर क्या उससे होती है, समानुपाती होती है, कोर पदार्थ की चुंबकशीलता के समानुपाती होती है दोस्तों। आई होप अच्छी तरीके से आपको समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर 9 देखो क्या कह रहा है कि
एक सोलेनाइड कॉइल का प्रेरकत्व हमेशा इंडक्टेंस पूछ रहा है कैसा होता है, ऋणात्मक, धनात्मक, शून्य, मध्यम। तो दोस्तों मैं आपको बताना चाहता हूँ सोलेनाइड कॉइल कौन सी होती है। पहले आपको डायग्राम के थ्रू मैं समझाता हूँ। ये वाली कॉइल अपने देखते हैं ना, ये है सोलेनाइड कॉइल। कॉइल तो अपने बहुत प्रकार के देखते हैं दोस्तों, ऐसे करके वाइंडिंग होती है, वो हमेशा सीधी कॉइल होती है, ठीक है। तो सोलेनाइड कॉइल का प्रेरक तो हमेशा मध्यम मान का होता है। इंडक्टेंस क्या बनेगा, मध्यम। इंडक्टेंस वैसे होता क्या है, तो ये इंडक्टर का वह गुण है जो धारा में होने वाले परिवर्तनों का विरोध करता है, इंडक्टेंस। और धनात्मक के लिए मैं बात करूं तो कॉइल का जो होगा ना, कॉइल का प्रेरक तो वो होगा, कॉइल कौन सी अभी बता के आया हूँ, उसके लिए कर देंगे धनात्मक होगा। शून्य होता है दोस्तों सीधे चालों का प्रेरकत्व, सीधे चालकों का प्रेरकत्व क्या होता है, शून्य होता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर कर देंगे। देखो ये न्यूमेरिकल आ गया। यदि एक कॉइल में स्टोरेज ऊर्जा 2 गुनी हो जाती है तो धारा के मान में कितनी प्रतिशत वृद्धि होगी, ये ऑप्शन दे रखे हैं। अब इसमें आपको ये नहीं दे रखा कि स्टोरेज ऊर्जा पहले कितनी थी। एक इंडक्टर के अंदर कॉइल है ना, तो इसके लिए स्टोरेज ऊर्जा एनर्जी जो निकालने के लिए फॉर्मूला होता है 1/2 इंटू LI², ठीक है। इसके अंदर कभी कभार एग्जाम के अंदर एग्जामिनर ऐसे लिख देता है 1/2 है, उसको तो मैं 0.5 लिख सकता हूँ कि नहीं, आधा है, 1 से आधा है तो 0.5 मैं लिख सकता हूँ इसको। आगे बात सुन। अब स्टोरेज इसमें नहीं बताया कि स्टोरेज ऊर्जा पहले कितनी थी दोस्तों। तो देखो मैं इसको एक मान लेते हैं, जैसे अपने 10वीं के अंदर मान लेते थे कि मान लेते हैं कि वह x है। तो यहाँ पे मैं मानता हूँ कि जो एनर्जी है उसका मान इकाई है और जो L है उसका मान इकाई है, मैंने माना है दोस्तों। तो फॉर्मूले में रखते हैं अपने L 0.5 इंटू के अंदर LI², ठीक है। यहाँ पे इकाई हो गया। अब इसको मैं थोड़ा सा मार्कर है वो चेंज कर लेता हूँ ताकि आपको अच्छी तरीके से समझ में आ जाए, थोड़ा सा बड़ा, ठीक है। अब देखो मैंने मान ली इकाई है, ये लो इकाई माना था, और 0.5 इंटू L मैंने माना था इकाई, और I² पड़ी है। 0.5 से जो गुणा करेंगे 1 से तो कोई डिफरेंस नहीं पड़ेगा, मान वही का वही होगा। अब इसको मैं यहाँ ले जाऊँगा, कहाँ ले जाऊँगा, थोड़ा सा अब मार्कर थोड़ा सा फिर चेंज करेंगे। अपने पास जो इक्वेशन आएगी वो आएगी अब कि 1/0.5 बराबर के अंदर I²। इसको मैं कैलकुलेशन करूँगा तो पॉइंट हटाऊँगा, ऊपर 0 लगाऊँगा। अपने पास अब फाइनली इक्वेशन क्या बन गई है, 10/5 बन गई। तो भाग दूंगा, 5 दूनी 10, और इधर स्क्वायर है, मतलब कितना आ गया अपने पास कि I² बराबर कितना आ गया दोस्तों, 2 आ गया, ठीक है। अब स्क्वायर हटाऊंगा, अंडरूट लगाऊंगा, अंडरूट 2 की वैल्यू मैं पीछे बता के आया हूँ कि 1.414 होती है, समझ गए। अब ये फाइनली अब ये कह रहा है कि जो कॉइल के अंदर क्या है, जो ऊर्जा है वो 2 गुनी हो जाती है, स्टोरेज ऊर्जा रख दो भाई, उसी फॉर्मूले का दोबारा उपयोग करो, स्टोरेज ऊर्जा 2 गुनी कर दो। अब की बार L को वही मानना है इकाई, और 0.5 और I², और अब अपने पास कितनी हो गई, 2 गुनी होगी पहले की अपेक्षा। तो देखो दोस्तों ये इधर आएगा, तो 2 के अंदर 0.5 और लगाएंगे ऊपर, कितनी इक्वेशन अपने पास कितनी आ गई, देखो इक्वेशन ये आ गई अपने पास 20/5 आ गई, तो 4 5 20 हो गए, ठीक है। मतलब कि सिंपल सा आंकड़ा आ गया कि I² बराबर 4, और देखो स्क्वायर हटाऊंगा तो अंडरूट लगाऊंगा, 2 की जो स्क्वायर होती है वो 4 होती है, अंडरूट हट जाएगा। देखो अंडरूट कैसे हटाते हैं, अंडरूट हमेशा देखो ये 4 है
तो 4 देखो, इसको 4 को कितने विभाजित कर सकते हैं, 2 × 2, ठीक है। तो 1 2 से ये 2 कट गया, 2 बाहर आ जाता है, ठीक है। मान लो देखो जैसे 9 चुका, देखो 36 होता है, मान लो क्या होता है, एक 36 होता है। तो 6 × 6, 6 से 6 कट गया, ये बाहर आ जाता है दोस्तों, ठीक है। ये समझ में आ गया। तो फाइनली अपने कहाँ थे, अपने थे कि अपने पास धारा है वो 2 एम्पियर आ गई। ये कब है, जब ऊर्जा दोगुनी होगी। अब जब ऊर्जा अपने को अपने मानी थी उस टाइम कितनी थी, 1.414। तो इसको अपने कन्वर्ट करते हैं या √2 प्रतिशत में कन्वर्ट करते हैं इसको। जब आप कैलकुलेशन करके देख लेना, ऑप्शन नंबर ए इज़ राइट आंसर हो जाएगा। 41.4% में वृद्धि हो जाती है, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन को हल जरूर करें क्योंकि अच्छे क्वेश्चन है एग्जाम की दृष्टि से। देखो एक क्वेश्चन को लगभग 1 मिनट 2 मिनट का टाइम लग गया होगा, बाकी कोई बात नहीं, ऐसे क्वेश्चन आने चाहिए एग्जाम के अंदर, नए क्वेश्चन है ये। देखो एक फ्लाई व्हील डायोड का संयोजन किया जाता है, प्रतिरोध के समांतर में, इंडक्टर के समांतर में, कैपेसिटर के समांतर में, कैपेसिटर की श्रेणी में। माय डियर, आपको पता होना चाहिए कि फ्लाई व्हील डायोड का काम क्या है। डायोड सुनते ही दोस्तों आप किस तरफ जाओगे, AC टू DC। भाई डायोड तो AC टू DC करता है, हाँ मैं आपकी बात से सहमत हूँ, AC को DC करता है। बाकी बहुत सारे अनेक कार्य हैं जो डायोड करता है दोस्तों। ये एक फ्लाई व्हील डायोड है, ना कि साधारण डायोड है दोस्तों, ठीक है। इसकी विशेषता है, इसीलिए इसका नाम फ्लाई व्हील डायोड रखा गया है। विशेषता क्या है, पहले आपको आंसर बता देता हूँ। देखो किस तरफ जाएंगे, इंडक्टर के समांतर में। ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, बी ऑप्शन इज राइट आंसर। अब देखो इसमें क्यों लगाया जाता है, क्वेश्चन ये पूछा क्यों लगाया जाता है। आपको सभी को मालूम है इंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक ऊर्जा उत्पन्न होती है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी है जो उत्पन्न होती है, ठीक है। अब ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी दोस्तों स्विच के आर पार मतलब अक्रॉस एक स्पार्किंग पैदा करती है। स्पार्किंग के निवारण के लिए दोस्तों क्या करते हैं अपने इस इंडक्टर के क्या करते हैं, अपने समांतर में डायोड लगा देते हैं, जिससे क्या होती है वो स्पार्किंग कम हो जाती है, ठीक है। अब ऐसा ऑप्शन ना आए तो दोस्तों किस तरफ जाएंगे अपने, सॉरी इसमें से थोड़ी सी एक मिस्टेक हो गई ऑप्शन के अंदर एक दोस्तों, इसलिए एक ऑप्शन दूसरा होता, पर ये भी हो सकता था। अपने बी नंबर ऑप्शन की तरफ जाएंगे, ये बेटर ऑप्शन है बी नंबर। कैपेसिटर से दोस्तों मैं उस बातों से सहमत नहीं हूँ किसी कारणवश। देखो कैपेसिटर भी लगा सकते हैं, इसको सुधारने के लिए बतना इतना परफेक्ट नहीं है। अपने को बी नंबर ऑप्शन दिया है, अगर ऐसा क्वेश्चन आ जाएगा एग्जाम के अंदर अपने बी नंबर ऑप्शन की तरफ जाएंगे इंडक्टर के समांतर में, ठीक है। बी नंबर, अभी मैं बी नंबर ऑप्शन करूँगा भाई, क्योंकि अपने को दे रखा है, ये मेरे लिए परफेक्ट है, अच्छा ऑप्शन है। अगर ये नहीं दे इंडक्टर के समांतर में, फिर अपने कैपेसिटर के समांतर में जो कैपेसिटर लगा सकते हैं समांतर क्रम में इंडक्टर के, ठीक है। इंडक्टर के समांतर क्रम में अपने कैपेसिटर को लगा सकते हैं ताकि जो वो स्पार्किंग है। ये लो भाई अगला क्वेश्चन और आ गया। देखो क्वेश्चन नंबर 12 अच्छा क्वेश्चन है ये। पहले मैं आपको क्वेश्चन पढ़वा देता हूँ पूरा। देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 12, 2 कुंडलियाँ क्या जुड़ी हुई है भाई, श्रेणी क्रम में जुड़ी हुई है। अपने जोड़ देते हैं श्रेणीबद्ध कुंडलियाँ, ये L1 होगी, ये L2 होगी, ठीक है। यदि एक कुंडली 4 हेनरी की, ठीक है, इसमें 4 हेनरी और दूसरी कुंडली 9 हेनरी, दोनों कुंडलियाँ सहयोगी समभाव की है, ठीक है। दोनों कुंडलियाँ माय डियर कौन सी है, सहयोगी स्वभाव की है। तो कुल प्रेरकत्व की गणना करें जब दोनों कुंडलियों में कपलिंग गुणांक का मान इकाई हो, कपलिंग गुणांक का मान इकाई हो। कुल इंडक्टेंस की गणना करनी है, सहयोगी स्वभाव से जुड़ी हुई है दोनों। देखो ऑप्शन, अगर ऐसा एग्जाम के अंदर क्वेश्चन आए तो आप कैसे करोगे। सहयोगी समभाव के लिए एक सूत्र होता है LT, अगर ऐसा क्वेश्चन आए L1 + L2 + 2m। L1 जो अपने को दे रखा है 4, L2 9 दे रखा है और अपने को दे रखा है m नहीं दे रखा, म्यूचुअल इंडक्टेंस जिसको बोलते हैं,
कपलिंग यहाँ पे अपने को मेरे को एक बात नज़र आ रही है कि दोस्तों कपलिंग गुणांक का मान दे रखा है। कपलिंग गुणांक का मान दे रखा है 1 है। तो अपने म्यूचुअल इंडक्टेंस की गणना कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं कि म्यूचुअल इंडक्टेंस को ज्ञात करने के लिए फॉर्मूला होता है M बराबर K और अंडर के अंदर L1 L2। ठीक है, यहाँ से म्यूचुअल इंडक्टेंस निकल सकता है। K क्या होता है? कपलिंग गुणांक होता है। ठीक है, अगर कपलिंग गुणांक 0 है तो नो नो ये कॉइल के बीच की जो वो होती है दोस्तों, ठीक है, मतलब किस तरह से जुड़ी होती है, मतलब इसका मान या तो 0 हो सकता है या इकाई हो सकता है, मतलब पावर फैक्टर के समान होती है कपलिंग गुणांक। 0 कपलिंग गुणांक है, दो कॉइल के बीच में जो कौन सी नो कपलिंग होगी मतलब, ठीक है, और कोई किसी प्रकार की कपलिंग नहीं होगी। यदि के का मान दोस्तों क्या है? इकाई है, तो परफेक्ट कपलिंग होगी, और के का मान 0.5 से अधिक है तो क्या होगा? टाइटली कपलिंग। 0.5 से कम है तो लूजली कपलिंग, ढीली कपलिंग होगी। तो देखो म्यूचुअल इंडक्टेंस अपने के का मान दे रखा है माय डियर, कितना दे रखा है? 1 दे रखा है। L1 का मान 4 दिया हुआ था और L2 का मान 9 दिया हुआ था ऊपर वाले क्वेश्चन के अंदर। कैलकुलेशन करेंगे, अंडर के अंदर आएगा 36। अभी बता क्या है? 6 का अंडर 36 होता है। मेरे को एक बात पता चल गई कि म्यूचुअल इंडक्टेंस का मान 6 है। ठीक है, म्यूचुअल इंडक्टेंस का मान 6 है। तो देखो म्यूचुअल इंडक्टेंस का मान 6 है तो अपने इस वाले फॉर्मूले में L1 प्लस के अंदर ये सहयोगी संभाव ओनली श्रेणी क्रम के लिए लगता है, समांतर क्रम के लिए अलग हो जाएगा। 4 इंटू कितना था? सॉरी माय डियर, सॉरी इंटू नहीं है, फॉर्मूले के अंदर प्लस है। हाँ, 4 + 9 प्लस के अंदर 2 इंटू के अंदर 2 इंटू के अंदर अभी निकाल के आए म्यूचुअल इंडक्टेंस कितना था? कपलिंग गुणा का मान निकाल के अभी 6 था, 6 36। ठीक है, 4 और 9 जोड़ेंगे 13 और 6 दूनी 12। टोटल इंडक्टेंस कितना आ जाएगा? 12 दूनी 24, 1 25। ए नंबर ऑप्शन इज राइट आंसर हो जाएगा। इसके बहुत सारे सवाल बनते हैं माय डियर। श्रेणी क्रम में है, समांतर क्रम में है तो अलग जुड़ जाता है। अच्छा, श्रेणी क्रम में 2 बनते हैं, सहयोगी संभाव और विपरीत संभाव के लिए फॉर्मूला बनता है दोस्तों LT बराबर L1 प्लस के अंदर L2 और -2m हो जाएगा। माइनस लग जाएगा और कुछ डिफरेंस नहीं है, माइनस लग जाते कुछ जो कैलकुलेशन है वो उठ पटांग हो जाती है। देखो अगला क्वेश्चन अच्छा है। वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कर दें यार। अभी देखो 10:30 बजे मैं रिकॉर्ड करने लगा था, लगभग 11 बज गए हैं। आपके लिए इतनी मेहनत करते हैं दोस्तों, एक लाइक और शेयर जरूर कर दें। एक इंडक्टर में समय नियतांक की गणना करें जब उसमें अधिकतम धारा 10 एम्पियर और प्रारंभिक वृद्धि दर 2 है। समय नियतांक ज्ञात करना है इंडक्टर को। सबको फॉर्मूला याद है, जो इंडक्टर का टाइम कांस्टेंट है उसका जो फॉर्मूला है L/R है। एग्जामिनर ऐसे थोड़ी देगा, एग्जामिनर तो ऐसे ही देगा क्वेश्चन। ये तो भाई सबको याद है L/R। एग्जामिनर तो बदल बदल के देगा वो। देखो अपने को यहाँ पे ना L दे रखा ना R दे रखा दोस्तों, हल कैसे करें? कई दोस्त तुक्का लगाएंगे। तुक्का कैसे लगाएंगे? या तो 2 को गुणा करेंगे, 10 दूने 20 कर देंगे, या 2 को घटा देंगे, या इसको जोड़ देंगे या भाग कर देंगे। आपको ऐसा बिल्कुल नहीं करना है, फॉर्मूले के हिसाब से चलना है। समय नियतांक के लिए अगर ऐसा क्वेश्चन आ जाए एग्जाम के अंदर तो इसका सिंपल सा फॉर्मूला होता है, क्या होता है? जो अधिकतम धारा है, मैक्सिमम करंट व प्रारंभिक जो वृद्धि दर है उसका अनुपात ही समय नियतांक कहलाता है इंडक्टर के लिए। ओनली सिर्फ इंडक्टर के लिए बता रहा हूँ मैं। ठीक है, ये फॉर्मूला मतलब अधिकतम धारा का प्रारंभिक वृद्धि दर का भाग दे दो, सिंपल सा अपने पास समय नियतांक आ जाएगा। भाग देंगे तो 5 आएगा दोस्तों। अब देखो अपने पास एक फॉर्मूला होता है, मैं आपको डीप लेके चलता हूँ थोड़ा सा, कि L/R होता है। ये आया कहाँ से? ठीक है, तो मैं आपको बता देता हूँ। ये मैक्सिमम धारा होती है ना, धारा किससे निकालते हैं? V/R से निकालते हैं ना। ठीक है, और जो प्रारंभिक जो ये धारा है ये निकलती है हमेशा V/L से। ठीक है, V/L से। अब समय नियतांक T बराबर
अपने क्या रखते हैं, अपने रखते हैं दोस्तों। देखो अभी मैं जो लिख के आया था, धारा क्या थी, V/R, और प्रारंभिक दर क्या थी, V/L। ठीक है, V/L था। अब ऊपर ले जाएंगे तब क्या हो जाएगा, मतलब जो नीचे वाली राशि ऊपर आ जाती है वो, और ऊपर वाली नीचे आ जाती है। ठीक है, मतलब अपने पास ये फॉर्मूला था ना, V/R और V/L। तो यहाँ से टाइम कांस्टेंट बराबर, यहाँ से क्या निकलेगा, यहाँ से अपने पास जो फॉर्मूला निकलेगा, और V/R इंटू के अंदर L/R। ठीक है, सॉरी माय डियर, L/V। ठीक है, और यहाँ पे बटा है दोस्तों। तो V/R इंटू के अंदर L/V। तो इससे क्या करते हैं हम, V से V कैंसिल कर देते हैं। बचा अपने पास क्या, क्या बचा, फाइनली फॉर्मूला L/R। ये यहाँ से आता है, ये कहाँ से आता है, यहाँ से आता है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। देखो क्वेश्चन नंबर 14, निम्न में से किस में नियत मान का इंडक्टर प्रयोग करते हैं। फिक्स मान का, जिसकी एक बार आपने बनावट कर दी उसके बाद अपने उसको कम या ज़्यादा नहीं कर सकते। डिस्चार्ज लैंप, फ्लोरोसेंट लैंप, फिल्टर सर्किट, उपयुक्त सभी इज राइट आंसर कर देंगे। ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर डी सॉरी ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर कर देंगे दोस्तों। ठीक है, इसमें सभी नियत मान का इंडक्टर उपयोग करते हैं। निम्न में से कोणीय आवर्ती का मात्रक क्या होता है। कोणीय आवर्ती को इंग्लिश में बोलते हैं एंगुलर फ्रिक्वेंसी। ये होती है ओमेगा के अंदर, ओमेगा बराबर इसको बोलते हैं ओमेगा, इसका प्रतीक होता है 2πfc। इसका जो मात्रक होता है वो क्या होता है, रेडियन प्रति सेकंड। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर कर देंगे, कोणीय आवर्ती का जो मात्रक होता है। ठीक है, 15 नंबर क्वेश्चन हो गया था। 16 नंबर क्वेश्चन देखो, एक आयताकार तरंग का औसत मान क्या होता है। औसत मान अभी बता के आया पीछे वाली वीडियो के पीछे में, कि औसत मान जो आरएमएस मान और फॉर्म फैक्टर के अनुपात को कहते हैं। अगला एक क्वेश्चन आएगा औसत मान का, जो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन होगा। इसका जो आयताकार तरंग है उसमें हमेशा अधिकतम होता है, मैक्सिमम मैक्सिमम वोल्टेज की मैक्सिमम मान सकते हैं अपने, अधिकतम होता है आयताकार तरंग के लिए औसत मान। इकाई होता है दोस्तों क्या, फॉर्म फैक्टर। ठीक है, जो फॉर्म फैक्टर होता है ना उसके लिए ये है, और हाफ वेव रेक्टिफायर होता है उसके लिए फॉर्म फैक्टर का मान कितना होता है, 1.57। देखो जल्दी जल्दी करते हैं, ये देखो अच्छा क्वेश्चन है। औसत का मान, क्योंकि वीडियो देखो 43 मिनट की अभी बन चुकी है, 11:30 लगभग करीबन होने जा रही है। औसत मान खाली स्थान पर निर्भर नहीं करता है। वोल्टेज, धारा, आवर्तकाल ए और बी। वोल्टेज जो औसत मान है, एवरेज वैल्यू, वो किस बात पर निर्भर नहीं करती है। औसत मान वोल्टेज पर निर्भर करता है और धारा पर निर्भर करता है। अपने को नहीं दे रखा है तो ऑप्शन नंबर सी की तरफ जाएंगे, आवर्तकाल, टाइम पीरियड। सॉरी माय डियर, ये हमेशा समय नियतांक का प्रतीक होता है। देखो कि टाइम पीरियड के ये औसत मान निर्भर नहीं करता है, तो सिंपल सी बात है, फ्रिक्वेंसी के वो क्या है, संबंध में है थोड़ा सा, इसीलिए फ्रिक्वेंसी पर भी निर्भर नहीं करता है। जो औसत मान होता है उसका जो वैल्यू होती है, एवरेज वैल्यू, हमेशा करंट वेव वोल्टेज से डिसाइड की जाती है दोस्तों। ठीक है, देखो ये था अच्छा क्वेश्चन आज का। क्वेश्चन नंबर 18, एक ऐसी सर्किट में अधिकतम करंट की जो शर्त है वो क्या है। इंडक्टिव रिएक्टेंस बराबर हो जाए कैपेसिटिव रिएक्टेंस के, कैपेसिटिव रिएक्टेंस इम्पीडेंस के बराबर हो जाए, या रेजिस्टेंस बराबर हो जाए कैपेसिटेंस के। तो ऐसा क्वेश्चन अगर आ जाए, एसी सर्किट के अंदर मैक्सिमम करंट कब फ्लो होती है, जब इंडक्टिव रिएक्टेंस कैपेसिटिव रिएक्टेंस के बराबर हो जाए। ठीक है, देखो क्वेश्चन नंबर 19, नॉन साइनोसॉइडल तरंग 2 बार लिख दिया। रूप खालिस्तान के बने होते हैं,
विभिन्न ज्यावक्रीय तरंगों रूपों, ठीक है, के बने होते हैं। नॉन साइनसॉइडल जो तरंग होते हैं, वेव्स होती हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 20, किसी ज्यावक्रीय आगत मतलब इनपुट देने पर तरंग की जो प्रतिक्रिया है वो क्या कहलाती है? आवर्ती, चरण, आवेगी और जड़ती। आवर्ती फ्रिक्वेंसी कहलाती है, ठीक है। पुनरावर्ती बोलते हैं उसको आवृत्ति, पुनरावर्ती बोलते हैं, फ्रिक्वेंसी बोलते हैं, बारंबारता, ठीक है, आवृत्ति। हर्ट्ज इसका मात्रक होता है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। आज का ये 20 नंबर क्वेश्चन हो गया, ये आपके एमसीक्यू आ गए इसमें, एमसीक्यू क्वेश्चन। तो दोस्तों ऐसी थ्योरी का था ये चैप्टर, तो जिसमें सबसे टॉप एमसीक्यू एग्जाम के अंदर, ऐसे ही एग्जाम के अंदर क्वेश्चन पूछे जाएंगे दोस्तों। टॉप लेवल के ये एमसीक्यू लगे या नहीं लगे हैं, आप अपने कमेंट बॉक्स में राय ज़रूर अपनी साझा करना, साथ ही अपने फ्रेंड सर्किल में शेयर भी करना वीडियो, क्योंकि हमें भी मोटिवेशन बढ़ता रहे। लाइक की संख्या में कमी नहीं रखना दोस्तों, बहुत मेहनत लगती है दोस्तों। 45 मिनट की वीडियो हो चुकी है, लगभग 11 बज गए हैं। तो आज के लिए इतना ही। साथ ही चैनल पर पहली बार जुड़े तो सब्सक्राइब जरूर कर लें यार, क्योंकि हम इसी चैनल पर क्या करते हैं, हर वैकेंसी भर्ती की अपडेट सबसे पहले आपको प्रोवाइड करवा देते हैं। फाइनली अपने मिलते हैं कल एक नए सेशन के साथ। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।